हेलो गाइस, कल हमने शेल मॉडल से स्पिन और पैरिटी निकालना सीखा था। आज हम क्या करेंगे, शेल मॉडल की हेल्प से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट कैसे निकालते ये चीज़ें सीखेंगे, इनके फॉर्मूलेज देखेंगे और इनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है गाइस, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। क्या देखेंगे आज हम? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक किसी ऑर्बिट में मूव करता है ना, तो उसकी वजह से क्या ऑर्बिटल मोशन हो रहा है। कोई चार्ज पार्टिकल किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है यानी ऑर्बिटल मोशन हो रहा है। तो इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल के। ठीक है, इसी तरीके से अगर चार्ज पार्टिकल जो है उसमें इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है, इंट्रिंसिक यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो उस एंगुलर मोमेंटम के कोरस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या हो जाएगा, अगर उसके लिए भी फिर मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे। ठीक है, और वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो वो हमारा स्पिन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो देखिए when a charged particle moves in a certain orbit, जब एक चार्ज पार्टिकल एक सर्टेन ऑर्बिट में मूव करता है तो ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसकी प्रोपोर्शनल होता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है गाइज, न्यू एल वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है? जी एल वेक्टर। तो जब एक चार्ज पार्टिकल किसी सर्टेन ऑर्बिट में मूव करता है तो इसके ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। इसको मैंने न्यू एल से डिनोट किया है। और ये मैग्नेटिक मोमेंट किसके प्रोपोर्शनल होता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, है ना। और इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर आया है जी एल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल जी फैक्टर। यहाँ पर जी एल क्या है? ऑर्बिटल जी फैक्टर। ठीक है, अब अगर चार्ज पार्टिकल जो है उसमें इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम भी है यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है, तो इफ चार्ज पार्टिकल हैज, आप लोग भी साथ साथ में नोट्स बनाया करें, इफ चार्ज पार्टिकल हैज स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा? इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट आएगा न्यू एस वेक्टर, वो क्या हो जाएगा? जी एस एस वेक्टर। ठीक है, यानी जो इसका मैग्नेट, जैसे इसके अंदर क्या था? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल था, वैसे ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? जी एस एस वेक्टर स्पिन के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो फॉर इट मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। जहाँ पे जी एस हमारा क्या है? स्पिन जी फैक्टर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो हमको निकालना कैसे होता है। ठीक है, तो अगर हमारा इवन न्यूक्लियाई है, अगर हमारा इवन न्यूक्लियाई है तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है पेयर्ड है। ठीक है, क्योंकि उनकी पेयरिंग की टेंडेंसी होती है, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पेयर्ड है, सो दे कैंसल ईच अदर्स मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसलिए वो क्या करते हैं?
एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। इस केस के अंदर हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कितना हो जाता है, 0। ठीक है, तो इवन न्यूक्लियर के केस में हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 आता है। अब हम बाकी केसेस में देखते हैं, जब हमारा मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो हो तो उसको कैसे फाइंड करते हैं। उस केस के अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट of a nucleus is given by, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए न्यूक्लियस इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला है न्यू इक्वल्स टू जी जे म्यू एन। ठीक है, यहाँ पर जी जे हमारा क्या है, न्यूक्लियर लैंडेजी फैक्टर। ठीक है, जे हमारा क्या है, स्पिन ऑफ न्यूक्लियस, और न्यू एन हमारा क्या है, न्यूक्लियर बोर मैग्नेटॉन। न्यूक्लियर बोर मैग्नेटॉन, इसको हम क्या लिखते हैं, ई एच कैट अपॉन 2mp होता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस का। अब हम देखते हैं कि जीजे कैसे निकालते हैं। तो जीजे हमारा क्या होता है, जीएल प्लस माइनस जीएस माइनस जीएल डिवाइडेड बाय 2l प्लस 1। ठीक है, इस फॉर्मूले में देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन है, तो पॉजिटिव साइन कब आएगा और नेगेटिव साइन कब आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन कब आएगा हमारा, इफ जे इक्वल्स टू क्या है, एल प्लस एस बन रहा है। ठीक है, हम देखेंगे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम कि क्या केस बन रहा है। अगर जे इक्वल्स टू एल प्लस एस बन रहा है तो वो हमारा क्या है, पॉजिटिव साइन आएगा, और नेगेटिव साइन कब आएगा, अगर जे जो है वो क्या बन रहा है हमारा, एल माइनस एस बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जी एल जी एस इनकी वैल्यूज़ क्या होगी वो हम देखते हैं। तो देखिए कहीं पे प्रोटॉन ओड होता है, कहीं पे न्यूट्रॉन जो है वो ओड होते हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर प्रोटॉन ओड है ना, तो प्रोटॉन के लिए क्या होगा, प्रोटॉन के लिए जी एल की वैल्यू होती है 1 और जी एस की वैल्यू होती है 5.586। ठीक है, न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन के लिए जी एल की वैल्यू तो होती है 0 और जी एस की वैल्यू होती है -3.826। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा इतना डेटा सफिशिएंट है। देखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट न्यूक्लियस का क्या होता है, न्यू इक्वल्स टू जी जे जे न्यू एन, जहाँ पर न्यू एन क्या है, न्यूक्लियर बोर मैग्नेटॉन है, ई एच कट बाय 2mp। जे क्या है हमारा, स्पिन है न्यूक्लियस की, और जी जे हमारा क्या है, न्यूक्लियर लैंडेजी फैक्टर है। जी जे के हम निकालते कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ बहुत। जी जे होता है हमारा जी एल प्लस माइनस जी एस माइनस जी एल डिवाइडेड बाय 2l प्लस 1। तो पॉजिटिव साइन कब लेना है हमको, यहाँ पर जब जे जो है वो एल प्लस एस से बन रहा हो, और नेगेटिव साइन हमको यहाँ पर कब लेना है, जब जे जो है वो एल माइनस एस से बन रहा हो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए क्या क्या वैल्यू होती है जी एल और जी एस की, वो हम देखते हैं। तो फॉर प्रोटॉन जी एल इक्वल्स टू 1 और जी एस हमारा होता है 5.586। न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन के लिए जी एल तो 0 होता है, और जी एस जो है वो क्या होता है हमारा -3 पॉइंट सही लगा देती हूँ, -3.826। ठीक है, अब हम इसके लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एल्यूमिनियम 1327 इज क्या होगा, है ना।
तो शेल मॉडल से हमको एलिमेंट दे दिया, इसका न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो सॉल्यूशन करते हैं अब हम इसका। देखिए एल्यूमिनियम 1327, जेड इक्वल टू प्रोटॉन नंबर कितना हमारे पास 13, क्या है ओड, न्यूट्रॉन देखते हैं 27 माइनस 13 यानी 14, इवन है। तो एक ओड है एक इवन है यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसका। कैसे निकालेंगे जो देखते हैं। प्रोटॉन ओड है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जे की वैल्यू निकालेंगे। तो जे की वैल्यू निकालने के लिए हमने कल दो तरीके देखे थे। इस वाले एग्जाम्पल में मैं जो सेकंड वाला तरीका था हमारा एनर्जी लेवल्स बनाने का, उसके थ्रू सॉल्व करूँगी। तो प्रोटॉन कितने हमारे 13 है, n इक्वल्स टू 0 तक हमको पता है कि कितने 2 फिल हो जाते हैं, n इक्वल्स टू 1 तक हमको पता है कि कितने फिल हो जाते हैं, 8 फिल हो जाते हैं। और n इक्वल्स टू 2 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो n इक्वल्स टू 2 के अंदर l की वैल्यू 2, इसके लिए क्या कॉम्बिनेशन बनेगा l प्लस एस यानी 2 प्लस हाफ और 2 माइनस हाफ यानी 3/2 5/2। तो 3/2 ऊपर 5/2 नीचे आएगा। अब 5/2 जे की वैल्यू है, इसके अंदर कितने फिल हो सकते हैं 2j प्लस 1 फिल हो सकते हैं, यानी इसके अंदर 6 फिल हो सकते हैं। और हमको कितने फिल करने हैं n इक्वल टू 1 तक टोटल 8 फिल हो जाते हैं, ठीक है ना। और 13 यानी 5 और बच रहे हैं, तो वो 5 इसमें चले जाएंगे। तो जो लास्ट वाला होगा वो हमारा किस में जाएगा, इस 5/2 वाली में जाएगा। इसलिए हमारे लिए इसमें जे की वैल्यू कितनी हो जाती है 5/2 हो जाती है। एल की वैल्यू कितनी हमारे 2 में गया ना, एल की वैल्यू 2 है। अब हम इसके लिए सबसे पहले हमको पता है न्यू क्या होता है, जे म्यू एन, ठीक है। तो हम जे कैलकुलेट करते हैं। जे का फॉर्मूला अभी हमने देखा था GL प्लस माइनस GS माइनस GL डिवाइडेड बाय 2L प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन की बात हो रही है। प्रोटॉन के लिए GL की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो जे की वैल्यू हमारे क्या है 5/2 आ रही है। अब 5/2 जो है वो 2 प्लस हाफ से बनेगा या 2 माइनस हाफ से बनेगा, 2 प्लस हाफ से बनेगा यानी। और हमने देखा जे इक्वल टू L प्लस एस होता है, तो उस केस में हमको प्लस साइन यूज में लेना होता है। तो इसलिए हम बीच में क्या साइन लेंगे, प्लस साइन यूज में लेंगे, ठीक है। फिर GS माइनस GL, तो प्रोटॉन के लिए GS की वैल्यू कितनी होती है 5.586 माइनस GL अभी हमने लिखा था क्या होता है प्रोटॉन के लिए 1 डिवाइडेड बाई 2L प्लस 1, तो 2 इंटू 2, L की वैल्यू 2 है प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 1 प्लस इसमें से आएगा कितना बचा 4.586 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1.9172 आता है, ठीक है। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो न्यू हमारा कितना आ जाएगा जे म्यू एन, तो जे की वैल्यू तो कितनी आ गई हमारे पास 1.9172 और जे की वैल्यू कितनी हो गई 5/2 हो गई म्यू एन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.793 म्यू एन, ठीक है गाइस। इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जैसे हमने जे की वैल्यू निकाली अलग से, फिर हमने पूरा सॉल्व किया, ठीक है। तो इसके बजाय बहुत से लोग होते हैं जो डायरेक्ट शॉर्ट में करना प्रीफर करते हैं ना, तो उसके लिए भी हम मेथड देख लेते हैं। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। मैं वापस रिकॉल कर देती हूँ। एल्यूमिनियम 1327 था, इसका हमको न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था। प्रोटॉन 13, न्यूट्रॉन 14, प्रोटॉन नंबर ओड है तो इसलिए हम सारी कैलकुलेशन प्रोटॉन के हिसाब से करेंगे। अब फिलिंग तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की एक ही तरीके से होती है, तो हमने जो सेकंड वाला मेथड था उससे फिल करके देखा। जे की वैल्यू 5/2 आई, एल की वैल्यू 2 आई, फिर जे का फॉर्मूला यूज़ लिया हमने। GL और GS की वैल्यू प्रोटॉन के लिए जो होती है उनको पुट करके जे निकाला, उसको इसमें पुट करके हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल में मैं आपको पहले हम वो शॉर्ट मेथड देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जब प्रोटॉन ओड हो ना, जब प्रोटॉन ओड हो, और यहाँ पर हम केस ले लेते हैं जब हमारा न्यूट्रॉन ओड हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे जे की वैल्यू क्या होती है L प्लस एस यानी L प्लस हाफ या फिर L माइनस हाफ बन रही होगी, ठीक है। जब L प्लस हाफ बन रही हो तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू हम डायरेक्ट लिख देंगे J प्लस 2.29, ठीक है। और जब J इक्वल्स टू L माइनस हाफ बन रहा हो तो न्यू की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देंगे J माइनस 2.29 J डिवाइडेड बाय J प्लस 1,
ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या होगा कि वो जो हमने जीजे की कैलकुलेशन कर रखी थी ना, वो और आगे का थोड़ा सा बच जाएगा। इसमें यूनिट हमारी न्यूक्लियर बोर मैग्नेटॉन की लग जाएगी वापस। अब न्यूट्रॉन और हो तो उस केस के अंदर क्या होगा, वापस वही दो केस होते हैं हमारे पास, जे एल प्लस हाफ से बन रहा हो या फिर जे एल माइनस हाफ से बन रहा हो। तो अगर जे एल प्लस हाफ से बन रहा हो तो हमारे लिए न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है -1.91, ठीक है। और बाकी दूसरे केस के अंदर जब जे इक्वल टू एल माइनस हाफ से बन रहा हो तो हमारे म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है 1.91 जे डिवाइडेड बाय जे प्लस 1, ठीक है। तो जैसे अभी हमने पिछला एग्जाम्पल देखा था ना, एल्यूमिनियम 1327 का, ठीक है। इसके अंदर क्या था, प्रोटॉन 13 थे, प्रोटॉन ओड थे, राइट। तो प्रोटॉन ओड हो और हमने देखा था जे की वैल्यू तो हमको निकालनी ही पड़ेगी, है ना। जे की वैल्यू कितनी है 5/2 आई थी, तो जे की वैल्यू 5/2 किससे एल प्लस हाफ से बन रही थी, तो इसके लिए हमारा म्यू क्या हो जाएगा जे प्लस 2.29 हो जाता है। तो म्यू डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं 5/2 प्लस 2.29 यानी 2.5 और वो क्या है 2.29, तो 4.79, ठीक है। और हमारा आंसर अभी हमने देखा था क्या आ रहा था 4.79। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ हमको कि ये वाली जो कैलकुलेशन थी ना, ये कैलकुलेशन हमको नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट हम जे की वैल्यू निकाली और जे की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ ले लिया, ठीक है। बाकी सारे केसेस में भी हम कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करना, जो भी चीज़ें डबल मेथड कुछ आता है ना किस चीज़ में, तो उसमें कोई एक चीज़ अपने माइंड में फिट रखना, जो चीज़ आपको ईजी लगे, जो चीज़ आपके लिए सुटेबल हो, और उसी चीज़ से प्रैक्टिस करते रहना। दोनों चीज़ों साथ में लेकर मत चलना, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, जो जिसको समझ में आ जाए, ईजी लग जाए, तो अपने अकॉर्डिंग उसको लेके चलना, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं कन्फ्यूज। तो अभी हमने जैसे जे की वैल्यू निकालने के लिए मेथड यूज़ लिया था, उसके अलावा जो फर्स्ट हमने कल मेथड देखा था ना स्पिन वैल्यू निकालने का, उसका हम ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि क्या है कि इसमें हम 40 तक तो इजीली कर लेते हैं, पर उससे ज़्यादा है तो प्रॉब्लम हो जाती है। और बहुत बार हमको क्या फीलिंग में भी टाइम लग जाता है कि इस लेवल में इतने जाएंगे, सब कुछ देखना करना पड़ जाता है। तो इसलिए जो फर्स्ट मेथड है वो वाला मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, जो मेथड ईजी लग गया आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, हमने जो डायगोनल वाली फॉर्म पढ़ी थी ना, उसको वैसे मैंने ट्राई किया था कि एक एक समझा सकूँ कि किस तरीके से डायगोनली हमको आना है और फिलिंग करनी है। तो भी हम लोग अब क्या करेंगे, उसकी फिलिंग करने के लिए वापस एक बार देखते हैं कि किस टाइप से होती है एग्जाम्पल से, और उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कोई ट्रिक बना के कर सकते हैं। फिलिंग का ऐसा था SPD SD FP GG, ठीक है गाइस। तो इसमें आप अपने तरीके से सेट कर सकते हैं, मैंने तो अपने तरीके से कर लिया था। श्री प्रिया, प्रिया दादिज, श्री दादिज, फेल पास जी। तो आप लोग भी इस तरीके से कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। तो देखिए एस के अंदर हमको पता है एल की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, और स्पिन की वैल्यू हाफ होती है। तो एल प्लस एस एल माइनस एस से हमारे पास एक ही जे की वैल्यू निकल के आती है, वो होती है हाफ। अब पी के लिए एल की वैल्यू 1, एस की वैल्यू हाफ और 3/2 बनेगा। तो पहले किस में भरा जाएगा, नीचे वाले लेवल में। नीचे वाला लेवल कौन सा होता है, जिसके लिए हमारे जे की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 3/2। 3/2 के बाद में अब हम हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। अब डी के लिए देखते हैं, डी के लिए क्या वैल्यूज़ बनती है, एल इक्वल टू 2, तो 3/2 5/2, तो पहले हम 5/2 लिखेंगे। एस के लिए हाफ आएगा, इसमें यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, पर क्या अभी फिलिंग में हमारे लिए चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं नोट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ब्रैकेट बनाते हुए लिखते हैं हम, ताकि, ठीक है। अब डी के लिए 5/2 तो हो गया, तो अब डी के लिए क्या आएगा 3/2 आएगा। एफ के लिए क्या होगा 5/2 और 7/2, तो पहले बड़ा वाला यानी 7/2। अब पी के लिए देखो एक बार का तो ख़त्म हो गया, वापस स्टार्ट हो रहा है ना, तो 3/2। एफ के लिए 7/2 तो आ गया, अब कौन सा आएगा 5/2 आएगा। अब वापस भी आया, तो पी के लिए हम लोग 3/2 तो यूज़ कर सकते हैं, तो अब इसके लिए क्या 1/2 यूज करना पड़ेगा। और जी के लिए क्या हो जाता है, बड़ा वाला 9/2, छोटा वाला 7/2, ठीक है। ये हमारे जे की वैल्यूज़ है, और हम एक के अंदर भर कितने सकते हैं 2J+1 भर सकते हैं। तो 2J+1 से यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, मतलब इसमें 2 भर सकते हैं, इसमें कितने भर सकते हैं 4, वापस इसमें कितने भर सकते हैं 2, इसमें 2J+1 से 6 भर सकते हैं, इसमें हम कितने भर सकते हैं 2 भर सकते हैं,
इसमें 2J+1 से हम वापस कितने भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं। इसमें कितने भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं। इस तरीके से आप आगे भर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, हमने अभी जो एग्जाम्पल किया था ना, उसमें प्रोटॉन के नंबर कितना था, 13 था, ठीक है। तो हमको 13 भरना है, तो कैसे भरेंगे, S½ P3/2 P½ D5/2 भरते जाते हैं ना। 2 इसमें भरे, 4 इसमें भरे, 2 इसमें भरे, कितना हुआ, 4 2 4 4 8 हो गए। अब इसके अंदर क्या, हमको 13 है ना, तो 6 है, 6 तो चाहिए नहीं हमको, तो केवल 5 और फिल करना है, तो इसमें जाएंगे। तो लास्ट क्या शेल ये आ गई ना, तो इसलिए 5/2 हो जाएगा। और डी के अंदर गया है, डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो पैरिटी क्या हो जाएगी इसके लिए, -1⁻², यानी +1। तो 5/2 प्लस हो जाएगा। तो हम लोग जो ऐसा कर रहे थे ना, n=0 के लिए, मतलब n=0 के लिए बनाया, फिर l=1 के लिए लेवल बनाया, उसकी बजाय अगर हम लोग चाहे तो हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से करने के लिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कैल्शियम 2041, ठीक है ना। इसको देखते हैं हम, इसमें प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है, 20, न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 41 - 20 21। तो न्यूट्रॉन हमारा ओड है। अब भरने के लिए हम क्या करेंगे, S½ 2 जाएगी, P3/2 में 4 भरने आएगा, P½ में 2 भरने आएगा, D5/2 में 6 भरने आएगा, फिर वापस S½ में 2 भरने आएगा। काउंट करते चलते हैं, 4 2 8 हो गए, 8 और 6 14 14 2 16 16 ही में अभी तो वापस D3/2, इसमें कितना भरने आएगा, 4 भरने आएंगे, 16 4 20। अब हमारा लास्ट वाला किस में जाएगा, तो F7/2 में जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला इसमें गया है, इसलिए JP की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 7/2। और पैरिटी क्या हो जाएगी इसमें, -1⁻L। L की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। तो -1⁻3 यानी -1। तो पैरिटी हो जाएगी हमारे पास -1। तो JP की वैल्यू क्या होगी, 7/2 माइनस, ठीक है। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। J की वैल्यू निकालने के लिए भी एनर्जी लेवल बनाकर देखना है, फिर डायरेक्ट इसकी फिलिंग करना है। इसके लिए बस इतना ऐसा है कि आप ये इजी, मेरे को ये चीज़ ज़्यादा लगती है सही, क्योंकि इसमें कि हम लोग को डायरेक्ट फिलिंग करते जो है ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता कहीं। अगर हमको यहाँ तक का सीक्वेंस याद है ना, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है हमारा, वो नॉर्मली 99%, मतलब मान लो आप कि इस सीक्वेंस तक में हमारा क्वेश्चन हो जाता है ना। तो हमको ये चीज़ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस किसके बाद क्या आता है वो याद रखना है। और उसके लिए भी जैसे मैंने अपनी ट्रिक बनाई है, तो आप खुद अपनी बना सकते हैं, या मेरी वाली भी चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको सूटेबल हो, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं एनर्जी लेवल से भी, और इससे भी निकाल सकते हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट के भी हमने 2 मेथड देखे हैं, एक मेथड जिसमें हमने पूरा सॉल्व किया था, और दूसरा मेथड जिसमें हमने जीजी वाले कैलकुलेशन को स्किप किया था और डायरेक्ट जो हमारा था उसको यूज़ किया था। तो आप लोग को जैसा सूटेबल हो, आप उससे ज़्यादा, मतलब कोई एक मेथड लेके चलिए, फिर उसी एक मेथड से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ये हमने इससे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सीख लिया। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट को हम Q से डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमारे मेन क्या है कि हमको इसकी वैल्यू हमको बोलते हैं निकालनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट Q की वैल्यू निकालने के लिए हमारा क्वेश्चन आता है। अब इसमें हमें क्या पता पड़ता है कि जो हमारा स्फेरिकल शेप होता है उससे कितना डेविएशन है, किस तरह से है, वो हम देखते हैं। जैसे कि अगर स्फेरिकल शेप ऑफ चार्ज है हमारे पास, है ना, तो उस केस के अंदर क्या होगा, हमारे Q की वैल्यू 0 आएगी। अब क्या है कि अगर हमारा शेप प्रोलेट शेप बनता है, ठीक है, प्रोलेट शेप बनता है, इसका मतलब है Q की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। और अगर हमारा ऑब्लेट शेप बनता है, तो इसका मतलब है कि हमारे Q की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये तो क्या जो चीज़ हो गई हमारे प्रोलेट शेप ऑफ चार्ज, और ये हमारी क्या चीज़ हो गई है, ऑब्लेट शेप ऑफ चार्ज। तो स्फेरिकल सिमेट्री है, उससे किस तरह से डेविएशन होता है वो हम इसके थ्रू देखते हैं,
ठीक है। अब इसके लिए जो फॉर्मूला है उसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले हम इवन न्यूक्लियाई की बात करते हैं ना। फॉर इवन न्यूक्लियाई, इवन न्यूक्लियाई के लिए हमारा इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट जो है उसकी वैल्यू 0 आती है, ठीक है। और बाकी केस में क्या होता है, तो ऐसा न्यूक्लियाई जिसका एंगुलर मोमेंटम j है, न्यूक्लियाई whose angular momentum is j, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट इज गिवन बाय q, जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, q इज इक्वल टू 2j-1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ j+1। याद रखना इसमें बहुत से लोग क्या करते हैं, 2 को इसके साथ मल्टीपल में लेते हैं, 2j-1 और डिनोमिनेटर में 2 जो है वो j+1 के बाहर है, तो अंदर भेजेंगे तो 2j+2, ठीक है। ट्वाइस ऑफ j-1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ j+1 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू या फिर इसको एवरेज वैल्यू बोलेंगे आर स्क्वायर की, जहाँ पर आर स्क्वायर की एवरेज वैल्यू जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 आर स्क्वायर। सॉल्व करने पर आ जाता है, ये क्वांटम में करेंगे हम लोग, 3/5 आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, r0 8⁻1/3, ठीक है। तो हमको बस ये ध्यान रखना, इवन न्यूक्लियर कितना वैसे 0 हो जाएगा, और जब एंगुलर मोमेंटम j हो हमारे पास, तो ये हम निकालना सीख चुके हैं काफ़ी टाइम, है ना। स्पिन जो है वही हमारा एंगुलर मोमेंटम j है, तो q की वैल्यू हमारा ये फॉर्मूला है, जहाँ पर हमको आर स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट जो है उसकी यूनिट क्या होती है ना, तो इसकी यूनिट जो होती है नॉर्मली हमारे क्वेश्चंस में, ऑप्शंस में यूनिट इसकी बार्न आती है। बार्न की हम लोग लिखते हैं तो 1 बार्न किसके बराबर होता है, 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है गाइज। जी, यूनिट बार्न 1 बार्न इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। अब हम इसके लिए एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल हमारा इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट ऑफ एन ऑड प्रोटॉन न्यूक्लियस इज 2j-1 डिवाइडेड बाय 2j+1 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। तो हमको इसके अंदर फॉर्मूला तो वैसे ही दे दिया गया है, गिवन दैट r0 इक्वल टू 1.2 फर्मी, r0 की वैल्यू दे दी गई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वाड्रपल मोमेंट फॉर ऑफ 13 एल्यूमिनियम 27 इन शेल मॉडल इन बार्न। तो कुछ नहीं करना है, हमको बस एल्यूमिनियम के लिए निकालना है। ये एग्जांपल इसलिए लिया है मैंने क्योंकि एल्यूमिनियम का हम बहुत बार निकाल चुके थे, हमको पता है, डायरेक्ट इस बार हम यूज ले लेते हैं। फॉर एल्यूमिनियम 1327, ठीक है। इसके लिए हम बहुत बार निकाल चुके हैं। जे की वैल्यू क्या होती है, 5/2 आती है। एल की वैल्यू हमारे क्या आती है, इसमें 2 आती है। ये सब हम कर चुके हैं। तो क्वाड्रपल मोमेंट जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, 2j-1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ j+1 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर क्या होता है, 3/5 आर स्क्वायर, यानी 3/5 आर का स्क्वायर को, आर को क्या लिखते थे, r0 8⁻1/3, तो r0 का स्क्वायर 8⁻2/3, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं यहाँ पर 3/5, फिर r0 का स्क्वायर इंटू 8⁻2/3, ठीक है। 3/5 2j-1 यानी 2 इंटू 5/2 -1, यहाँ एक तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और इसके अंदर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5/2 + 1 यानी 7/2, r0 का स्क्वायर यानी 1.2 इंटू 1.2 इंटू 10 फर्मी, यानी 1 फर्मी क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर 10⁻⁻30 इंटू ए की पावर 2/3। ए की वैल्यू मास नंबर कितना है, 27 है। 27 को मैं 3 का क्यूब लिख दूँ, 3 के क्यूब की पावर 2/3 से कैंसिल। बस सिंपल कैलकुलेशन ही है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर 0.044 बार्न्स आ जाएगा। इसमें हमने यूज़ किया है कि 1 बार्न जो होता है वो 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमने ये इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट निकालना सीख लिया है। अब देखिए शेल मॉडल हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। शेल मॉडल में हमने सबसे पहले इसके बेसिक्स पढ़े थे। बेसिक्स पढ़ने के बाद में हमने शेल मॉडल से स्पिन पैरिटी निकालना सीखा था। स्पिन पैरिटी निकालने के लिए हमारे पास जे की वैल्यू निकालने के 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट वाला तो जो हमने देखा था डायरेक्ट फिल किस तरीके से करते हैं, और एक होता है एनर्जी लेवल्स बना के फिल करना। दोनों में से आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। स्पिन पैरिटी निकालने के बाद हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सीखा था। मैग्नेटिक मोमेंट में भी एक तरीका तो होता है कि आप जीजे की कैलकुलेशन करते हुए पूरा सॉल्व करें, और दूसरा तरीका होता है कि जीजे की कैलकुलेशन स्किप करके डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है वो यूज़ करके करें। फिर थर्ड चीज़ इसमें आती है इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट कैसे निकालते हैं।
तो ये हमने इलेक्ट्रिक वायर डाइपोल मोमेंट निकालना सीख लिया है और इसका एक एग्जांपल भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा शेल मॉडल यहाँ पे कंप्लीट होता है। शेल मॉडल के बाद हम कलेक्टिव मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग।